तो आज का अपना टॉपिक है आरसीसी स्ट्रक्चर का रिहेबिलिटेशन एंड रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही कम देखने को या पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे 2016-17 में, उस टाइम पे रिहेबिलिटेशन या रिपेयरिंग नाम के किसी भी सेमेस्टर में किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो एक समय के बाद रिपेयरिंग और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसका पहला स्टेप है सपोर्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर। तो मेंबर में स्लैब भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना रहता है कि जो भी स्ट्रक्चर मेंबर को हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, जैसे कॉलम की रिपेयरिंग करेंगे, तो कॉलम को रिपेयरिंग करने टाइम पे उसके जो आजू बाजू के बीम है उसको प्रोप्स के द्वारा उसको सपोर्ट दिया जाता है, ताकि क्या होगा कि जब हम रिपेयरिंग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि चिपिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, ड्रिलिंग होगा। तो उस समय स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। तो वाइब्रेशन से जो है वो गिर ना जाए, इसके लिए जो टेम्प्रोरी जो उसका लोड है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है उस प्रॉप्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग दूसरा स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या होता है, जो भी लूज कंक्रीट है, ठीक है, सरफेस प्रिपरेशन है इसका। इसमें क्या होता है, जो भी लूज कंक्रीट है उसको चिपिंग करके निकाला जाता है। ठीक है, तो उसमें ना 3-4 इंच जो है ना, 3-4 इंच तक जो गुड कंक्रीट है उसको भी निकाल दिया जाता है। जो कंक्रीट निकालने के बाद क्या होता है कि ये जो एक्सपोज देख रहे हैं ना स्टील, ये स्टील एक्सपोज हो जाता है। तो ये जब स्टील एक्सपोज हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाचा से जो मोटा मोटा कोरोजन है या जो रस्ट है उसको निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको वायर ब्रश के मदद से और सैंड पेपर के मदद से इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, विथ वायर ब्रश एंड सैंड पेपर। ठीक है, उससे जो भी कोरोजन है उसको अच्छे से सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद उसमें ना एक एयर ब्लोअर आता है, देखिए ना, एयर ब्लोअर से उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, एयर ब्लोअर मार देंगे तो उसमें जो भी डस्ट है, कोरोजन है, वो सब जो है सब निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा स्टेप जो आता है वो होता है रस्ट कन्वर्टर प्राइमर एप्लीकेशन होता है। तो जो भी स्टील एक्सपोज हुआ है ना उसको क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर एक इंच है ना, 1 इंच साइज के जो ब्रश आता है उससे प्रॉपरली चारों तरफ जो स्टील है उसको चारों तरफ बढ़िया से उसको कोटिंग कर देंगे। ठीक है, कोटिंग करने के बाद जो है 6 से 8 घंटा, देखिए इधर हो रहा है ना, कोटिंग कर रहा है ना, ये सब स्टील जो एक्सपोज है इसी पे सिर्फ इसको लगाना है। ये जो है आपका ये रस्ट कन्वर्टर प्राइमर है। ठीक है, इसको जितने भी एक्सपोज स्टील है उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद 6 से 8 घंटा इसको छोड़ देना है। ठीक है, 6 से 8 घंटा छोड़ने के बाद उसको फिर से थोड़ा क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद इसका चौथा स्टेप आएगा। चौथा स्टेप में क्या करना रहता है, ये जो कंक्रीट पेनिट्रेटिंग कोरोजन इन्हीबिटर होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CPCI भी बोलते हैं। इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं। इसको यूजिंग ब्रश या स्प्रे से अप्लाई करना रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रश अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसको प्रॉपर स्प्रे से करेंगे तो इसको प्रॉपर अंदर तक जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, कोरोजन को इनहिबिट करना, मतलब कोरोजन को रोकना। ठीक है, ये कोरोजन को रोकता है। तो इसको कंक्रीट सरफेस पे ही लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इधर लिखा होगा अप्लाई ए कोट ऑफ कंक्रीट पेनिट्रेटिंग कोरोजन इनहिबिटर व्हिच वर्क्स ऑन बाइपोलर इन्विटेशन मैकेनिज्म ऑन एंटायर कंक्रीट सरफेस टू बी अप्लाइड बाय यूजिंग स्प्रे और ब्रश और स्प्रे। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद जो है अब 5वां स्टेप में चलेंगे। 5वां स्टेप में ये जो स्टील है ना, ये स्टील जो जिसके ऊपर हम लोगों ने रस्ट कन्वर्टर प्राइमर लगाया था, इसके ऊपर जो है
रस्ट पेसिवेशन करना है, ठीक है। एंटी क्रोसिव कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जिंक रिच प्राइमर होता है, ठीक है। इसको अच्छे से पूरा बराबर कोटिंग करना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोटिंग कर रहा है, यहाँ पे कोटिंग कर दिया है, ठीक है। इसको दो कोट करते हैं, ठीक है। और ये दो कंपोनेंट बेस होता है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी होता है, ठीक है। इसको भी 1 इंच की ही मदद से इसको अच्छे से कोटिंग किया जाता है इसके ऊपर। इसको कोटिंग करने के बाद इसमें दो कोट होता है, मैक्सिमम दो कोट होता है। कहीं कहीं पे आप रहता है मैथोलॉजी में लिखा रहता है सिंगल कोट, लेकिन इसका मैक्सिमम दो कोट यूज होता है। तो पहला कोट जो है करने के बाद 4 घंटा रेस्ट देना है, 4 घंटे के बाद फिर दूसरा कोट करना है। उसके बाद मिनिमम 12 आवर इसको छोड़ देना है, ठीक है। 12 आवर छोड़ने के बाद जो है इसका जो छठा स्टेप में चलेंगे, ठीक है। इसका छठा स्टेप क्या है, जो मान लीजिए चिपिंग करने के बाद जो भी निकल गया, निकलने के बाद बहुत जगह पे ना छोटा छोटा हेयर क्रैक होता है, ठीक है। हनी कम हुआ या जो भी हेयर क्रैक होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हेयर क्रैक क्रैक को सील करते हैं क्रैक सील से। उसको सील कर देते हैं आसपास जो भी है ना केविटी क्रैक से, इसको एग्जिस्टिंग जो कंक्रीट है उसमें सील कर देते हैं। सील करने के बाद क्या करते हैं, ड्रिल ड्रिल करते हैं 500 mm जिग जैक में ड्रिल करते हैं। और ड्रिल करने के बाद जो 12 mm का ड्रिल करते हैं, 12 mm डायमीटर का ना, 12 mm डायमीटर को उसमें ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद उसको एयर ब्लोअर से, देखिए इधर साफ कर रहा है, ठीक है, इधर ड्रिल कर रहा है, तो उसको एयर ब्लोअर से डस्ट जितना भी है उसको निकालना है। निकालने के बाद नॉन रिटर्नेबल नोजल आता है, जिसको एनआरबी नोजल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इधर है ना नॉन रिटर्नेबल नोजल है, 10 mm का रहता है उसका डाया। उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और उसको जो है एक नोजल पाना आता है, उसको टाइट कर देता है। उसके जिस जो हिस्सा अंदर जाता है ना, उसमें दो, उसमें ये रहता है रबर टाइप का रहता है। उसको टाइट करेंगे तो रबर फूल जाता है और अंदर में पकड़ लेता है, ठीक है। और इसका जो डेप्थ होता है मिनिमम 75 mm करना रहता है, ठीक है। ये जब उसको टाइट कर देते हैं तो उसके बाद ग्राउटिंग पंप होता है, ठीक है। तो ग्राउटिंग पंप में एक केमिकल इपॉक्सी ग्राउट होता है, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट बेस होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। दोनों मिक्स करके उसमें पंप में डाल के, और ये उसके नोजल के द्वारा और इसके थ्रू नोजल के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। वो इंजेक्ट जो है वो 5 kg/cm² में किया जाता है इंजेक्ट। जब ये इंजेक्ट हो जाएगा अंदर में, जो भी थोड़ा बहुत ये लो विस्कोसिटी होता है, ग्राउट होता है, उसको जो भी छोटा मोटा क्रैक्स वगैरह होगा वो बढ़िया से फिल हो जाएगा, ताकि साउंड नहीं आए, अनसाउंड हो जाए पूरा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 7वां स्टेप पे। 7वां स्टेप में क्या है, अभी क्या होता है कि ये सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट डालना। सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट क्या होता है, कहीं कहीं पे ना कोरोजन लगने से स्टील जो होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत ही वीक पड़ जाता है, उसका थिकनेस कम हो जाता है। और कहीं कहीं पे ना स्टील कोरोजन की वजह से ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये स्टील है, ठीक है, इधर स्टील है, फिर इधर स्टील है, तो यहाँ पे जो है स्टील ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फिर यहाँ से एक सप्लीमेंट्री स्टील रेनफोर्समेंट डालना है, ठीक है। इसको डाल के इसको 50D लैप देना है। तो ये लैप बांध देना है ऐसे। तो कहीं पे फिर ऐसे मान इधर आया और इधर नहीं है, ठीक है, तो फिर इसी तरह यहाँ पे भी एक सप्लीमेंट्री डाल के इसको लैप डाल के इसको बाइंडिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है 8वां स्टेप में चलेंगे। 8वां स्टेप में सरफेस रिपेयर करना रहता है 8वां स्टेप में। तो इसमें दो केस है। दो केस में अगर रिपेयरिंग जो सरफेस रिपेयरिंग है वो 30 mm से नीचे है, तो हम वहाँ पे पॉलीमर करेंगे। देखिए जो है ना पॉलीमर करेंगे। पॉलीमर करने से पहले वहाँ पे बॉन्ड कोट लगाया जाता है। देखिए बॉन्ड कोट लगा रहा है यहाँ पे, और ये वो बॉन्ड कोट लगा दिया है। ये स्टिकी होता है, ठीक है। और इसको सूखने से पहले ही इसमें PMM किया जाता है, ठीक है। अगर 30 mm से ज़्यादा है तो उसमें फिर माइक्रो कंक्रीट करना रहता है, ठीक है। तो उसमें शटरिंग वगैरह लगाता है। शटरिंग को अच्छे से जाम करना करना रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी लीकेज रहेगा तो फिर माइक्रो कंक्रीट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी
फटाफट ये बॉन्ड कोड लगा के शटरिंग प्रॉपर तरीके से लगा के उसमें पीओपी वगैरह चारों तरफ से सील किया जाता है। उसके बाद जो है माइक्रो कंक्रीट उसमें डाला जाता है, ठीक है। देखिए क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना आप टाइम वेस्ट किए 7-8 मिनट, तो समझ में नहीं आया तो फिर बेकार है, मेरा भी मेहनत बेकार है और आपका भी टाइम बेकार है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।